हेलो जी। दिस इज सी आफाक और इस सीरीज के अंदर जो अगली हमारी वीडियो है वो चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है अल्टरनेट स्ट्रेटजीज। हम एसपीएम सीफैप 3 की क्विक चैप्टर समरीज जो है उसके जरिए एसपीएम को गो थ्रू कर रहे हैं। तो अल्टरनेट स्ट्रेटजीज में हमारे पास जो है वो डिफरेंट तरह की स्ट्रेटजी हो सकती है। स्ट्रेटजी प्रोडक्ट बेस्ड भी हो सकती है, रिसोर्स बेस्ड भी हो सकती है। प्रोडक्ट बेस्ड क्या होगी कि हमने कौन सी प्रोडक्ट को बेचना है, किस मार्केट में बेचना है। रिसोर्स बेस्ड क्या होगी कि हम अपनी रिसोर्सेज और जो इंटरनल कम्पिटेंसीज हैं उसके ऊपर जो है वो गौर करेंगे। अच्छा जी, प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रेटेजी और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो क्या हो सकता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है हमने उसको कहाँ बेचना है। ऐसा हो सकता है कि हम कहें कि हमारी जो प्रोडक्ट है एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट एक्जिस्टिंग मार्केट में बिकेगी, हम या फिर हम ये कहें कि एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए हम नई मार्केट बनाएंगे। या ये भी हो सकता है कि हम कहें कि हम नई मार्केट बनाएंगे और उसके अंदर अपनी एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट बेचेंगे। या ये भी हो सकता है कि हम कहेंगे हम नई मार्केट और नई प्रोडक्ट दोनों चीजें जो हैं उनको नए सिरे से बनाएंगे। ये बिल्कुल पॉसिबल है। जिस तरह से सबसे पहले मैंने कहा कि हमारी प्रोडक्ट एक्जिस्टिंग है और मार्केट भी एक्जिस्टिंग है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें इस स्ट्रेटेजी को बेसिकली मार्केट पेनिट्रेशन कहते हैं। मार्केट पेनिट्रेशन में हम क्या करते हैं कि हम अपनी जो प्राइस होती है, सेलिंग प्राइस, उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। ये काम सिर्फ वो कर सकता है जो जिसकी कॉस्ट सबसे ज्यादा कम हो, जो लीस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर होता है, वो ये हरकत कर सकता है। इसी तरह से हमारी जो अगली स्ट्रेटेजी हो सकती है वो हो सकती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो नहीं होगी लेकिन जो मार्केट है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होगी। इसके अंदर ऑब्वियसली हमें R&D के अंदर यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा क्योंकि हम प्रोडक्ट नई सिरे से लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। अह, ठीक है जी। इसके अंदर क्या हो सकता है कि हम टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, अगली स्ट्रेटेजी हमारी मार्केट डेवलपमेंट हो सकती है। इसमें हमारी प्रोडक्ट एक्जिस्टिंग होगी लेकिन मार्केट जो है वो हम कोई ना कोई नई बनाने की कोशिश करेंगे। नई मार्केट से मुराद ये है कि हम कोई नई मार्केट ढूंढेंगे। वो किसी भी पर्सपेक्टिव से हो सकती है। ये भी हो सकता है कि हम उसी जो अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको किसी डिफरेंट चैनल के थ्रू जब अवेलेबल कर दें तो वो एक नई मार्केट बन जाए। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल कोट करता हूँ फूड पांडा की, तो कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ एक नया चैनल इंट्रोड्यूस करवाया और उससे एक नई मार्केट इंट्रोड्यूस हो गई। इसी तरह से हमारे पास जब मार्केट भी नहीं हो और प्रोडक्ट भी नहीं हो तो इसको कहा जाता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन दो तरह की होती है, एक होती है रिलेटेड यानी कि कंसेंट्रिक, और एक होती है अनरिलेटेड जिसको कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन भी कहा जाता है। अच्छा जी, रिलेटेड यानी कि कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन वो डाइवर्सिफिकेशन होती है कि जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि जिस तरह की प्रोडक्ट्स हम पहले बेच रहे हैं ना उसी तरह की प्रोडक्ट हम आगे कोई बेचना शुरू कर दें। जैसे कि पेप्सी है, पेप्सी ने लेज बेचना शुरू कर दी, तो इसका मतलब ये है कि वो फूड की रेलिवेंट इंडस्ट्री में ही उन्होंने एक नई जो है वो प्रोडक्ट भी और नई मार्केट भी बनाई। इसी तरह से अगर हम बात करें अनरिलेटेड यानी कि कॉन्ग्लोमरेट, कॉन्ग्लोमरेट के बारे में बेसिकली ये है कि आप एक बिल्कुल ही अनरिलेटेड प्रोडक्ट और बिल्कुल एक नई मार्केट को स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो। कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बहुत से स्टेक होल्डर्स जो हैं वो नेगेटिव ओपिनियंस रखते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि जनाबे वाला, अगर हमने इतना बड़ा रिस्क ही लेना है तो हम ऐसी जो शेयर होल्डर्स हैं वो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना जानते हैं, उनके पास इतनी सेंस है कि वो अपने जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई कर लें। क्योंकि अल्टीमेटली जो कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन है इसका पर्पज ये होता है कि आप किसी तरह से अपना रिस्क कवर कर लो। ठीक है जी। तो बहुत ज्यादा रिस्की होती है वैसे जो कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन होती है। इसकी हम एग्जांपल ये ले सकते हैं कि अगर जो गवर्नमेंट बेकर्स है वो फर्नीचर का बिजनेस उसने शुरू कर दिया है, या फिर जो कावासाकी है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बेचना शुरू कर दे, यानी कि आपके एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है उससे बिल्कुल ही अनरिलेटेड आपको शुरू कर दो, तो उसको हम कहेंगे कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा जी, डाइवर्सिफिकेशन एंड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जो है ये दो तरह की हो सकती है। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन हो सकती है, वर्टिकल इंटीग्रेशन हो सकती है। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल यानी कि आपने हॉरिजॉन्टली ग्रो करने की कोशिश करनी है। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में क्या होगा कि आपकी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मार्केट्स हैं आप उसका एक लार्ज शेयर लेने की कोशिश करते हो। ठीक है, यानी कि आप अपने कंपेटिटर्स में से किसी को खरीद लेते हो, एक्वायर कर लेते हो। इसी तरह से वर्टिकल इंटीग्रेशन है। वर्टिकल इंटीग्रेशन ऐसे होगी, हॉरिजॉन्टल होगी ऐसे, यानी कि आप उसी मार्केट के अंदर शेयर ज्यादा से ज्यादा बाय कर रहे हो। लेकिन जब आप वर्टिकल इंटीग्रेशन की बात करते हो, इसको वर्टिकल एक्सपेंशन भी बोला जाता है। इसके अंदर आप बेसिकली क्या कर रहे होते हो, वर्टिकल इंटीग्रेशन के अंदर आप यहाँ तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे होते हो या बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे होते हो। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब है कि जो आपका सप्लायर है आप उसकी मार्केट के अंदर एंटर कर जाते हो। और जो होती है हमारे पास फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, उसके अंदर ये होता है कि आपकी जो कस्टमर की मार्केट है आप उसके अंदर एंटर कर जाते हो। ठीक है जी। अच्छा जी, आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो दोनों की फेवर में मौजूद हैं कि वर्टिकल इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है वो आपको एक कंट्रोल दे देती है सोर्स ऑफ सप्लाई पे। जब आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात करते हो, अब जो सोर्सेज ऑफ सप्लाई हैं वो आपके अपने हैं, तो इससे क्या होगा कि इससे क्योंकि आप जो सप्लाई है वो अच्छे से आपको मिलेगी, कम कॉस्ट के ऊपर मिलेगी,
तो आपके पास एक लग्जरी आ जाती है कि आप बहुत ज्यादा इनोवेशन की तरफ जा सकते हो। इसी तरह से कुछ मजीद पॉइंट्स हैं, इनको आपने लाजमी गो थ्रू कर लेना है। और वर्टिकल इंटीग्रेशन के अगेंस्ट भी कुछ पॉइंट्स हैं, उसमें से जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये है कि क्योंकि आप वर्टिकली इंटीग्रेट कर चुके हो, तो हो सकता है कि आपकी जो टीम है वो बहुत ज्यादा ढीली पड़ जाए और उनमें फिर आपको वो ऑर्गेनिक जो एक मोटिवेशन होती है वो मिसिंग हो जाए। इसी तरह से गैप एनालिसिस आ जाता है कि गैप एनालिसिस बेसिकली आप डिफरेंट तरीकों से कर सकते हो, ठीक है, प्रॉफिट के हिसाब से, रेवेन्यू के हिसाब से। इसमें बेसिकली हम ये देखते हैं, इसको वेरिएंस एनालिसिस भी बोला जाता है कि हमारा टारगेट क्या था और हमने एक्चुअली क्या मीट किया और उसके अंदर क्या गैप है और उस गैप को कैसे फिलअप करना है, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है। आगे मार्केट सेगमेंटेशन की तरफ जाना है, मार्केट डेवलपमेंट की तरफ जाना है, डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना है, डाइवर्सिफिकेशन करनी है तो कंसेंट्रेट करनी है, कोंग्लोमरेट करनी है, क्या करनी है। इसके बाद आ जाती है विड्रॉल स्ट्रेटेजी। विड्रॉल स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि आमतौर पर ऐसा होता है कि मार्केट इतनी ज्यादा कंपेटिटिव हो जाती है कि कुछ बिजनेसेस के लिए उसके अंदर जो है मौजूद रहना मजीद वो पॉसिबल नहीं रहता। एक तो ये वजह होती है विड्रॉल स्ट्रेटेजी की। दूसरी वजह ये होती है कि जो बिजनेस होता है उसके जो ऑनर्स होते हैं वो ये चाहते हैं कि यार हम जो है वो अब मजीद कंटिन्यू नहीं करना चाहते डिस्पाइट के वहां पर प्रॉफिट्स मौजूद हैं। तो इसके भी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं कि आप जो मतलब इसके डिफरेंट तरीके होंगे, स्टेप्स होंगे कि आप एक ही मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट्स है, जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है उसको कम कर दो या फिर अपने मार्केट या मार्केट सेगमेंट्स को कम कर लो और इंटायरली विड्रॉ कर जाओ। इसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। इसी तरह से कंसोलिडेशन और करेक्टिव स्ट्रेटेजीज हैं। कंसोलिडेशन स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि कोई बिजनेस ग्रो नहीं करना चाह रहा, कोई बिजनेस चाह रहा है कि जहां पर हम हैं हम यहीं पर रहें, लेकिन हम अपनी जो एग्जिस्टिंग हमने मार्केट शेयर हासिल कर लिया इसको डिफाइन करते रहें किसी तरह से। ये ऑब्वियसली जो बिजनेस के ऑनर्स हैं ये उनकी एक पर्सनल चॉइस हो सकती है। फिर करेक्टिव स्ट्रेटेजीज हैं। करेक्टिव स्ट्रेटेजी क्या है कि हमने जो करंट हमारी स्ट्रेटेजी है उसको किसी ना किसी तरह से ठीक करना है, करेक्ट करना है। अच्छा जी, फिर आ जाता है हमारे पास मेथड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट। तो इसके अंदर हमारे पास दो तरह की जो है वो डेवलप अपने आप को करने की स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, ऑर्गेनिक इंटरनल ग्रोथ और एक्विजिशन स्ट्रेटजीज। ऑर्गेनिक में क्या होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन विद द टाइम सीखती है और एक्विजिशन में क्या होता है कि हम अपने कंपेटिटर्स को खरीदना शुरू कर देते हैं। जब हम अपने कंपेटिटर्स को या अपने डिफरेंट एंटिटीज को खरीदना शुरू करते हैं तो उससे क्या होता है कि उनके भी जो रिसोर्सेज होते हैं उनका जो कंट्रोल है वो हमारे पास आ जाता है और क्योंकि अब उनका कंट्रोल हमारे पास आ गया तो हम उनके कंपेटिटिव एडवांटेज को एक्सप्लॉइट करते हुए अपने लिए प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसका बहुत ज्यादा फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, दोनों स्ट्रेटेजीज का। ऑर्गेनिक में क्या हो सकता है कि अगर आप इंटरनल डेवलपमेंट की तरफ जाते हो जिसको ऑर्गेनिक भी कहा जाता है, उसके अंदर अंदर क्या हो सकता है कि मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकती है कि उन्होंने कितना ग्रो करना है और जिनके ऑर्गेनाइजेशन ने विद द टाइम ग्रो किया होगा तो आपकी जो टीम उसकी लर्निंग भी हुई होगी, उसको पता होगा कि कैसे हैंडल करना है सब कुछ। ठीक है जी। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इंटरनल डेवलपमेंट के? बहुत ज्यादा टाइम लगता है और हमेशा ग्रो करने का एक लिमिटेड रेट होता है, उससे ज्यादा आप ग्रो नहीं कर सकते इंटरनली। ठीक है जी। इसी तरह से हमारे पास आ जाता है ग्रेनर्स ग्रोथ मॉडल, एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल। ग्रेनर्स ग्रोथ मॉडल बेसिकली क्या कहता है? ग्रेनर्स ग्रोथ मॉडल ये कहता है कि जैसे जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का टाइम बढ़ता जाता है उस वो डिफरेंट फेजेस के अंदर से ऑर्गेनाइजेशन गुजरती है। सबसे पहले ग्रोथ थ्रू क्रिएटिविटी हो रही होती है, यानी कि जो ऑनर होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, वही सेंटर ऑफ अटेंशन होता है पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सारे का सारा जो जोर होता है वो डिसीजंस वही कर रहा होता है। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो कोई ना कोई सिस्टम पुट इन प्लेस करता है और क्राइसिस ऑफ लीडरशिप आ जाता है। अच्छा जी, क्राइसिस ऑफ लीडरशिप के बाद हमारे पास क्या करते हैं कि हम एक टीम बिठा देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और डायरेक्शन उनको दे देते हैं और फिर डायरेक्शन के जरिए ग्रोथ होना लग जाती है। जब ऊपर टीम आगे बैठ जाती है तो उससे क्या हो जाता है, उससे क्राइसिस ऑफ ऑटोनॉमी आ जाता है कि जो बैठी हुई टीम है वो बेसिकली उसको इतनी ज्यादा आपने ऑटोनोमस नहीं किया हुआ, इतना ज्यादा उनको पावर डेलीगेट नहीं की हुई। तो फिर हम डेलीगेशन के थ्रू ग्रो करना शुरू कर देते हैं कि लोगों को जो है वो अलाउ कर देते हैं कि ठीक है जी, डिफरेंट जो है वो डिवीजन्स बन जाते हैं, मैनेजर्स बन जाते हैं और उनको डेलीगेशन दे दी जाती है, उनको अथॉरिटी दे दी जाती है। अब बहुत ज्यादा अगर आप उनको अथॉरिटी दे दोगे तो कंट्रोल लूज होना शुरू हो जाएगा, तो फिर क्राइसिस ऑफ कंट्रोल आ जाता है। और फिर हम क्या करते हैं, फिर सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कोऑर्डिनेट करके चलते हैं और जब कोऑर्डिनेट करके चलते हैं तो किसी ना किसी तरह से रेड टेपिज्म इसका क्राइसिस आ जाता है और फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कोलैबोरेट करती रहती है और इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन मजीद फेजेस से गुजरेगी लेकिन हमेशा वो ग्रो करती जाएगी। ये ग्रेनर्स ग्रोथ मॉडल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में क्या होता है, आपको पता है, सीए के स्टूडेंट्स हैं, कि मर्जर में क्या होता है कि दो ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाती हैं और मिलने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। जिस तरह अभी रिसेंटली जो एएसआर यानी कि आमिर आमिर सलमान रिजवान चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और रियांडा हरून जकरिया एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इन दोनों का मर्जर हुआ है। तो वो अब क्या हुआ है कि अब वो एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। ठीक है, इसी तरह से एक्विजिशन भी हो सकती है। जैसे आप कह लें कि आप सोच सकते हैं, इस टाइम मेरे माइंड में इसकी कोई एग्जांपल आ नहीं रही। एक्विजिशन में होता है कि एक एंटिटी दूसरी एंटिटी को एक्वायर कर लेती है और जो एक्वायरिंग एंटिटी होती है जिसने एक्वायर किया था उसका स्टेटस अपनी एंटिटी के तौर पे ही जो है वो बाकी रहता है। ठीक है जी।
इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस अगेन वही जो हमने देखा कि जब आप एडवांटेजेस की बात करते हो तो बहुत ज्यादा आप ग्रोथ कर जाओगे, आपको जो है वो उनके रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज्यादा अबूर हासिल हो जाएगा, उसकी वजह से आप जो है कंपेटिटिव एज लेने में कामयाब हो जाओगे मार्केट में। और अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस में ऑब्वियसली कि हो सकता है कि इंटीग्रेशन ना हो सके, कल्चर्स जो हैं दोनों ऑर्गेनाइजेशन के डिफर करते हो, बहुत से लॉयल एम्प्लॉयज हो सकता है कि छोड़ जाएं ऑर्गेनाइजेशन जब उनकी एक्विजिशन या मर्जर हो जाए। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं मेथड्स ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग, यानी कि आप इंट्यूटिव या क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं, इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं। आप थिंक टैंक करते हो, डेल्फाई मेथड ऑफ फोरकास्टिंग है, इसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनकी तरफ से डिसीजन करवाया जाना होता है, उनको कुछ क्वेश्चनर्स दे दिए जाते हैं और उनकी राय ले ली जाती है। और उनको नहीं बताया जाता कि आप मतलब डिफरेंट जो ग्रुप होता है स्टेक होल्डर्स का, यानी कि अगर ग्रुप ए को एक क्वेश्चनर दिया गया है तो उनको ये नहीं बताया जा रहा है कि ग्रुप बी को भी दिया गया है। अच्छा, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या किया जाता है कि उनको रिपीटेड क्वेश्चनर्स दिए जाते हैं और कोशिश ये की जाती है रिपीटेड राउंड्स के थ्रू कि एक कंसेंसस डेवलप हो जाए सबका। इसी तरह से सेल्स फोर्स ओपिनियंस है कि जो सेल्स फोर्स है उसकी ओपिनियन ले ली जाए, मार्केट रिसर्च कर ली जाए, सिनेरियो प्लानिंग है, स्टैटिस्टिकल फोरकास्टिंग टेक्निक से सारा कुछ हम पीआरसी में पढ़ के आ रहे हैं। इसी तरह से हाइलो मेथड है, लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस है, ये सारा कुछ हमने पहले पढ़ा हुआ है। आगे चलते हैं जी। असेसमेंट ऑफ बिजनेस स्ट्रेटेजी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने इसके अंदर हमेशा तीन चीजों को देखना है, सुटेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी और फिजिबिलिटी। सुटेबिलिटी क्या है कि क्या ये जो हम स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करने जा रहे हैं ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को सूट कर जाएगी चीज। ठीक है जी। एक्सेप्टेबिलिटी की क्या हमारे डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे। और फिजिबिलिटी में देखना था कि क्या है ये चीज फिजिबल है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी, लीगल भी और ऑपरेशनल भी। ठीक है जी, इन तीनों चीजों को हमने देखना होता है। जो SAF यानी कि सुटेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, फिजिबिलिटी वाला मॉडल है, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन अगर SPM में ये नहीं टेस्ट होता, ये MSA2 में लाजमी टेस्ट होगा। ये बात आपने मेरी याद रखनी है। दैट वाज इट, वी हैव डन चैप्टर नंबर 6।